बच्चों नमस्ते गुड इवनिंग, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ भाई, आज गुरुवार थर्सडे है तो आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास, वैसे भी आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस लास्ट वीक में रक्षाबंधन पड़ गया था तो क्लासेस नहीं हो पाई थी। इस वीक में कल 15 अगस्त को कोई ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो क्लास वैसे नहीं हो रही है। मैं नेक्स्ट वीक में क्लासेस रेगुलर करने वाली हूं आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है। मैम 19 जुलाई की क्लास 16 मिनट की अपलोड हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या उस क्लास में? हाँ, शिव कुमार बेटा पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे बेटा। हाँ जी, स्नेहा, मनीष, शिवम, फजान और मनीष, राहुल, पंकज पंकज। हाँ बेटा, लास्ट वीक में मुझे पता है थोड़ा सा रक्षाबंधन की छुट्टी आ गई, छुट्टी आता है उस दिन तो छुट्टी होती है। अब कल फिर 15 अगस्त की छुट्टी है ना, इसलिए क्लास थोड़ी सी आपकी बहुत ही ज्यादा कम हो पाई है। लेकिन अगले वीक में इन छुट्टियों से आप वापस लौटोगे तो मैं अगले वीक में केमिस्ट्री की क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा के आपको जल्दी जल्दी रिकवर करवा दूंगी, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ बेटा, आपको रिवीजन भी करना है। आई नो शुभंकर दास कह रहे हैं मैम जल्दी से सिलेबस करवा दीजिए। बेटा मैं जल्दी करवा दूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस, है ना, आई प्रॉमिस, ठीक है। रमेश कह रहे हैं क्लास स्टार्ट नहीं है। बेटा क्लास तो स्टार्ट है यहाँ से, एकदम बढ़िया। चलिए हम पढ़े थे पीरियोडिक टेबल, इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की क्लास लूंगी वो बड़ी लूंगी, 2 से 2.5 घंटे की लूंगी, ताकि अपनी पीरियोडिक टेबल एक आधी क्लास में इसके बाद वाली में खत्म हो जाए, है ना। चलो आइए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। आपको याद है मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग योगदान रहा। पहले साइंटिस्ट, अगर मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाएगा। मैम अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्जाम पक्का है, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, सितंबर मिड तक ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ सकती है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ये बात सच है। लेकिन अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा आपका नवंबर में, नवंबर में एग्जाम होगा बेटा, ऐसा सुनने में आया है। हाँ पवन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही करवाएंगे बेटा। मैं खुद से माफी मांग रही हूँ भैया, मैं क्या करूँ, लास्ट वीक में छुट्टी आ गई, इस वीक में फिर छुट्टी आ गई, तो नेक्स्ट वीक में मैं क्लासेस ज्यादा रखूंगी आपकी, है ना। केमिस्ट्री की क्लासेस ज्यादा नहीं है, लाइव क्लास सिर्फ मैं आपको 40 के लमसम पढ़ाऊंगी। 4-5 क्लास का तो ऐसा कंटेंट है जो सिर्फ आपको बस वीडियो अपलोड करवा दूंगी, उससे भी आप पढ़ लोगे, है ना। चल आओ, तो हमने कहा था कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ा था डॉबराइनर जी ने। डॉबराइनर जी ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था 3-3 ग्रुप का आप ट्राइड बनाओ। मैं इस तरीके से बना रहा हूं ट्राइड कि बीच वाले का जब एटॉमिक मास निकालोगे तो बाकी दो का एवरेज कर दोगे। फिर ये फेल हो गए थे। अब क्यों हो गए थे सारी बातें पढ़ा चुकी हूं मैं, बार-बार नहीं बताऊंगी। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था न्यूलन जी। न्यूलन जी ने आपका ऑक्टेव लॉ दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। और बेटा अष्टक सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे सारे गामा पाधा निसा सा है वो 8वें नंबर पे वापस रिपीट होता है, ठीक वैसे ही जो आपका ध्वनि के साथ सुर होते हैं, वैसे यहां पर इन्होंने क्या किया, पहले एलिमेंट के नीचे 8वां ऐसा एलिमेंट रखा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका रासायनिक व्यवहार इन दोनों का एक जैसा हो, लगभग एक जैसा हो। लेकिन ये भी कैल्शियम के बाद फेल हो गए थे, अगर आपको याद हो तो कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू हुआ था। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए थे दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव जी ने पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाया था, आवर्त सारणी बनाया था, और ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल होती है वो मेंडलीव जी को जो पीरियोडिक टेबल होती है वो बेटा किसके किसके आधार पे दी गई थी? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के आधार पे सजाया था। आपको याद है मैंने कहा था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, ये वाले, ये खड़ी लाइन ग्रुप होती है, इनको समूह बोलते हैं, और ऐसे पड़ी हुई लाइन इनको पीरियड, आवर्त कहते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड यानी कि 7 आवर्त थे, ठीक है। अब बच्चों इनकी पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था कि इन्होंने क्या दिया था? एलिमेंट्स को रखा, तो एलिमेंट्स को रखने का कुछ तो सिद्धांत दिया होगा। तो आपको याद होगा कि जो मेंडलीव जी हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दिया था पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव जी ने क्या दिया था? उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक सिद्धांत दिया था। अब यहीं से हमें पढ़ना था कि ये पीरियोडिक लॉ क्या होता है ना। पीरियोडिक लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त नियम, क्या होता है। बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को किसके आधार पे रखा था? इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे रखा था, परमाणु भार, या हम हिंदी में कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मेंडलीव जी ने कहा था मेरे द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम आओ, यानी ऊपर से नीचे आओ, लेफ्ट से राइट जाओ, हमेशा और हमेशा एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूं। अब पीरियोडिक लॉ क्या था? आवर्त नियम। अगर आपसे पूछे आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत किसने दिया? मेंडलीव जी ने दिया था। इन्होंने कहा, पहले समझो फिर मैं आपको लिखवाती हूं। इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो केमिकल बिहेवियर है या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके जो रासायनिक गुण है, वो जो होते हैं ना, वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। इन्होंने कहा, किसने? मेंडलीव ने। और इसी लॉ को, इसी सिद्धांत को कहते हैं पीरियोडिक सिद्धांत या आवर्त सिद्धांत। तो लिखो पीरियोडिक सिद्धांत होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखना मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी लिख सकते हो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास, टू देयर एटॉमिक मास। इस लाइन का मतलब क्या है? पहले हिंदी में लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण या रासायनिक व्यवहार, रासायनिक गुण, उस तत्व के रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह बात किसने बोली थी? मेंडलीव जी ने कही थी। और कब? जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका रासायनिक गुण, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है? वो उसके एटॉमिक मास का, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसीलिए इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके आधार पे बनाई थी? एटॉमिक मास के आधार पे बनाई थी, परमाणु भार के आधार पे बनाई थी बच्चों। तो ये इनका सिद्धांत था। इन्होंने ऐसा टेबल बनाया जिस टेबल में 8 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं, यानी कि 7 पीरियड और 8 ग्रुप, 7 समूह, 8 समूह है और 7 आवर्त हैं। अब बच्चों इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ अच्छी बातें थी, कुछ गुण थे इनकी पीरियोडिक टेबल के, और कुछ अवगुण थे, डीमेरिट थे, कमियां थी। कमियां एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि क्या कमियां थी। अब कमियों से पहले हम लिखें कि भाई इनकी पीरियोडिक टेबल, जिस पीरियोडिक टेबल को कैसे रखा था? एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। तो इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा गुण क्या था? मेरिट का मतलब था गुण, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा गुण क्या था? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, बताती हूं कैसे बनेगा।
इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेस रखा था बच्चों। क्या रखा था? एम्प्टी स्पेस रखा था, खाली जगह रखी थी। अब मैम खाली जगह क्यों रखी? इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में खाली खाली बॉक्स रखे थे बच्चों। इन्होंने कहा कि मैं मेरे पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक खाली छोड़ रहा हूं, ताकि फ्यूचर में जब कोई नए एलिमेंट की, फ्यूचर में भविष्य में कोई नए तत्व की खोज की जाए तो उनको यहां रख देना। तो बेटा ये इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थे कि इन्होंने कहा देखो एलिमेंट्स की तो डिस्कवरी होती रहती है, खोज होती रहती है। आज हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन इससे पहले कितने थे? 113 थे, 5 तो बाद में आके ऐड हुए हैं। ऐसे हो सकता है आज से 20 साल बाद पीरियोडिक टेबल में 130 एलिमेंट हो जाए, नए एलिमेंट्स की खोज हो जाए, डिस्कवरी हो जाए। तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या करी थी कि अपने पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेस रखा था, खाली जगह रखी थी बच्चों। एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है। और एक खाली जगह किसके लिए रखी थी? फ्यूचर एलिमेंट्स। फ्यूचर एलिमेंट्स का मतलब है अगर भविष्य में कोई तत्व खोजा गया तो उसको यहां रखना बेटा। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की भविष्य के तत्वों के लिए इन्होंने पहले से ही जगह रखी थी। अब आपको मैं दिखाऊं ये जगह कैसी रखी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि ये जगह कैसी रखी थी इनकी पीरियोडिक टेबल में। ये दिख रही है आपको खाली जगह? ये बॉक्स खाली है जी मैम, ये बॉक्स खाली है जी मैम, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स को पहले से ही बॉक्स बना के जगह दे दी थी बच्चों। ये इनकी पीरियोडिक टेबल का मेरिट था, ये इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई थी वो किसके आधार पे बनाई थी? इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया था किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे सजाया था, परमाणु भार के आधार पे सजाया था बच्चों। किसने? आप कहोगे कि आपके मेंडलीव जी ने। मेंडलीव जी ने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओ। टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का मतलब होता है नीचे। इसका मतलब हम जब टॉप टॉप बॉटम की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। फिर इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओ। लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। तो आप किसकी बात करते हो? आप पीरियड की बात करते हो, आवर्त की बात करते हो। तो इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे आओ, यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ, या फिर लेफ्ट से राइट जाओ, बाएं से दाएं जाओ। हमेशा और हमेशा मैं इस तरीके से एलिमेंट्स रख रहा हूं कि आपको उनका एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा गया? आप क्या बताओगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कैसा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, यानी यहां वाले का कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा यहां पे, उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा, उसका परमाणु भार सबसे ज्यादा होगा। ऐसे ही इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाओ, एटॉमिक मास आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, यानी बाएं साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास, परमाणु भार कम होगा, जबकि दाएं साइड में, राइट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें थी जो इनकी पीरियोडिक टेबल के लिए आपको दोनों पॉइंट याद करने हैं। अब बच्चों आ जाओ, क्या थोड़े दिनों के बाद इसी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी, इन कमियों को निकाल के इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले, उन्होंने नया पीरियोडिक टेबल बना दिया था जिसको आप आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हो, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हो। तो बच्चों उस समय तो इन्होंने क्या किया था? खाली जगह रख दी थी, बाद में नए नए एलिमेंट्स आए तो ये खाली बॉक्स भरने लग गए। ये जो खाली खाली जगह थी ना, यहाँ पे एलिमेंट्स आने लग गए, भरने लग गए। तो बस एग्जामिनर के क्वेश्चन क्या आता है? एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो इन्होंने खाली जगह रखी थी उस खाली जगह में कुछ तो नाम दिया होगा, और बाद में जब नए एलिमेंट्स खोजे गए तो इनकी जगह कौन कौन से एलिमेंट आके रखे गए थे। तो आइए इस चीज को मैं आपको लिखवाती हूँ कि ये एम्प्टी स्पेस कैसे कैसे, ये खाली जगह कैसे कैसे भरी गई थी। 4 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। एम्प्टी स्पेस का मतलब खाली बॉक्स थे, खाली जगह थी। उस खाली जगह को कैसे नाम दिया था इन्होंने? इन्होंने एक खाली बॉक्स को नाम दिया था एका बोरोन। पहला नाम दिया था इन्होंने इका बोरोन। इका एक लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, हिंदी में नाम नहीं होगा अलग से। इका बोरोन, ऐसे खाली जगह बना के इसका नाम रख दिया इका बोरोन, जबकि इका बोरोन नाम का कोई एलिमेंट नहीं होता है। बोरोन होता है, इका बोरोन नहीं होता है। ठीक है, बोरोन होता है, इका बोरोन नहीं होता है। बाद में इसी खाली बॉक्स के अंदर जब एक नए एलिमेंट की खोज होगी, कौन सा? स्कैंडियम। स्कैंडियम एक तत्व होता है जिसका सिंबल Sc होता है, और ये स्कैंडियम कहां रखा गया? जो मेंडलीव ने इका बोरोन खाली बॉक्स रखा था उसमें रखा गया। ठीक है ना? तो मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये एनटीपीसी एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है? एग्जामिनर पूछेगा कि मेंडलीव ने जो इका बोरोन खाली बॉक्स बनाया था उसको बाद में कौन से एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया? तो आप क्या करोगे? इका बोरोन को स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया गया था। ऐसा ही दूसरा एक खाली बॉक्स रखा, उसका नाम रखा इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन एक बॉक्स, और बच्चों इका सिलिकॉन नाम पे कोई एलिमेंट नहीं होता है, सिलिकॉन होता है, लेकिन सिलिकॉन के बड़े वाला खाली रखा, उसका नाम इका सिलिकॉन कर दिया। ठीक है, और इस इका सिलिकॉन को किससे रिप्लेस कर दिया गया था? बाद में इसे जर्मेनियम, जर्मेनियम नाम के एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? जर्मेनियम का सिंबल Ga होता है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे, सॉरी जर्मेनियम का सिंबल Ge होता है, Ga गैलियम होता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भैया जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इका सिलिकॉन नाम का एक खाली बॉक्स रखा था उसको बाद में कौन से एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया? जर्मेनियम नाम के एलिमेंट से इसको क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था। तीसरा जो था वो था बच्चा इका एल्यूमिनियम। तीसरा था खाली बॉक्स, इसको नाम दे दिया था इका एल्यूमिनियम। अब इका एल्यूमिनियम कोई एलिमेंट नहीं होता है, खाली बॉक्स था, एल्यूमिनियम एलिमेंट होता है। ठीक है, बाद में इसी इका एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके गैलियम रखा गया था नाम, गैलियम, यानी कि जो गैलियम नाम का सिंबल है, जो एलिमेंट है, उसको रिप्लेस करा था किसकी जगह? इका एल्यूमिनियम की जगह। तो इका एल्यूमिनियम को किसने रिप्लेस कर दिया था? गैलियम ने। ऐसे ही चौथा आपको याद रखना है इका मैंगनीज। इका मैंगनीज, मैंगनीज नाम का एलिमेंट होता है लेकिन इका मैंगनीज नहीं होता है, खाली बॉक्स था। और इसी इका मैंगनीज को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था टेक्नीशियम नाम के एलिमेंट से। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम नाम के एलिमेंट से इसको क्या कर दिया गया था? बाद में रिप्लेस कर दिया गया था, जिसका सिंबल Tc था। तो मैम कितनी अच्छी बात है, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली बॉक्स रखे, उन बॉक्स का नाम रखा, बाद में इन बॉक्स की जगह ये एलिमेंट रख दिए गए। ये 4 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में पूछेगा टेक्नीशियम किसकी जगह आया था? इका मैंगनीज। गैलियम किसकी जगह आया था? इका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम किसकी जगह आया था? इका सिलिकॉन। स्कैंडियम किसकी जगह आया था? इका बोरोन की जगह आया था। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे अच्छी बात थी भैया कि फ्यूचरिस्टिक होकर इन्होंने पहले से ही कुछ एलिमेंट्स के लिए खाली जगह रख दी थी। ये अच्छी बात थी इनकी पीरियोडिक टेबल की, है ना? अब अच्छी बात थी तो कुछ कमियां भी थी, तो अब हम पढ़ेंगे कि बेटा इनकी पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या थी। सबसे बड़ी कमी एक आपको याद रखनी है, वैसे 2 कमियां थी लेकिन एक कमी सबसे बड़ी थी। लिखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या थे? डीमेरिट्स का मतलब होता है अवगुण, कमियां। क्या कमियां थे?
डीमेरिट्स क्या थे बच्चों, इनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि कुछ कमियां थी, और ये कमियां क्या क्या थी? तो सबसे बड़ी कमी, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी। ये अपनी पीरियोडिक टेबल में किसको जगह नहीं दे पाए थे? ये आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। अब आप कहोगे मैम ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो बच्चों मैं हिंदी में बताती हूं पहले, बाद में इंग्लिश में बोलती हूं। ये अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए, ये आइसोटॉप्स के प्लेस को डिटरमाइन नहीं कर पाए। आइसोटॉप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। बच्चों आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। एलिमेंट एक ही है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु क्रमांक जिनका एक जैसा हो लेकिन जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, परमाणु भार जिनका अलग अलग हो, उनको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो एक जैसा हो लेकिन जिनका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो, जिनका परमाणु क्रमांक सेम, सेम का मतलब बराबर हो, एक ही हो, एक जैसा हो, जबकि उनका परमाणु भार एटॉमिक मास क्या हो, वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये हाइड्रोजन। अब आप देखो, ये इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, कितना? 1 1, जबकि एटॉमिक मास देखो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब आप कहोगे मैम इनको आइसोटॉप्स को जगह क्यों देनी थी? अरे भैया आप याद करो कि मेंडलीव ने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में मैं एलिमेंट्स को किसके आधार पे रख रहा हूं? तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे रख रहे थे। अब बच्चों एटॉमिक मास तो एक एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। देखो ना, हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक मास होता है, एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है। जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे सजा रहे हो तो भैया एटॉमिक मास तो एक एलिमेंट का क्या है, अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब फिर आपको आइसोटॉप्स को जगह देनी पड़ेगी। और बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के भी 3 होते हैं, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14। एक पोलोनियम नाम का एलिमेंट होता है, उसके 27 आइसोटॉप होते हैं। तो अगर ये अपनी पीरियोडिक टेबल में ऐसे आइसोटॉप्स को रखना शुरू करते तो सोचो बच्चों पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाती। एक पेज पे तो आ ही नहीं पाती, 3 पेज पे पीरियोडिक टेबल आ रही होती। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था पीरियोडिक टेबल बनाने का उद्देश्य था पढ़ाई आसान करना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना आसान करना। अब यहां तो भैया और टफ हो जाएगा, यहां तो और टफ हो जाएगा। इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ी कमी थी कि ये आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। जब इन्होंने खुद एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे रखा था तो इनसे लोगों ने बोला एटॉमिक मास तो अलग अलग भी होता है एक एलिमेंट का। हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक मास है, 1 2 3, तो आप हाइड्रोजन इकलौता कैसे रख रहे हो? आप हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप लिखो, रखो पीरियोडिक टेबल के अंदर, 1H1, 1H2, 1H3 तीनों रखो। तो ऐसे करते तो आप खुद सोचिए कि पढ़ाई करना तो और टफ हो जाता, पीरियोडिक टेबल एक पेज पे भी नहीं आ पाती। तो इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी थी क्या? क्योंकि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, और परमाणु द्रव्यमान तो एक तत्व का अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया हाइड्रोजन का, ये कार्बन के 3 एटॉमिक मास होते हैं, 6 12 14। पोलोनियम के अलग अलग होते हैं, यूरेनियम पढ़ा होगा आपने 235 233 235, है ना? तो ये आइसोटॉप इस पॉइंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए बच्चों इनकी पीरियोडिक टेबल यहां से फेल होना शुरू हो गई। दूसरी कमी दिखाती हूं मैं आपको इनकी पीरियोडिक टेबल की। पहले दिखाती हूं इनकी कमी, फिर आपको लिखवाती हूं कैसे याद करना है आपको। आइए इनकी पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं आपको। ये इनकी पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की। मेंडलीव जी ने खुद ने कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, परमाणु भार हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, या ऊपर से नीचे आओ तब भी आपको एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। ठीक है भाई, इनकी बात मान ली। आओ इस लाइन में जरा आओ, 39 एटॉमिक मास, 40, ठीक है, इसका कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अब आओ यहां पर, यहां पे आओ बच्चों। ये देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, जबकि निकिल का एटॉमिक मास है 58.7। तो ज्यादा कौन सा है मैम? ये ज्यादा है और ये कम है, जबकि ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। भाई सबसे ज्यादा तो आखिर में जाना चाहिए था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन्होंने कहा ऐसे जाओगे 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 तो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, जबकि आप खुद पकड़ सकते हो कमी इस पीरियोडिक टेबल को देखकर कि यहां पर 58.9 है, यहां पे 58.7 है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाला पहले आना चाहिए था, ज्यादा वाला इससे बाद में जाना चाहिए था। तो ये पहली कमी। दूसरी कमी मैं फिर से बता रही हूं, देखो आप, देखो इस वाले ग्रुप में आओ, छठे ग्रुप में, आप छठे पीरियड में आए 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 आए, यहां देखो ऑस्मियम का एटॉमिक मास 194 है और इरिडियम का कितना है? आईआर होता है इरिडियम 192। तो बच्चों 194 बाद में आना चाहिए, 192 पहले आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाला तो आखिर में जाता है ना, कम वाला पहले आता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहां हुआ? ये तो एक्सेप्शन हो गया, ये तो अपवाद हो गया। जी हां, तो बेटा ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। ये दोनों इनकी पीरियोडिक टेबल की कमियां हैं, आप खुद पकड़ सकते हैं इन कमियों को। ये दोनों कमियां हैं, ये दोनों कमियां हैं, तो आप लिख सकते हो इन कमियों को। दो कमियां पकड़ी गई थी, किस किस में पकड़ी गई थी बेटा? आप इस चीज को यहां पे लिख देना कि दो कमी कौन कौन सी पकड़ी गई थी, मैं यहीं पे आपको लिखवा देती हूं। इनकी पीरियोडिक टेबल की एक कमी, एक डीमेरिट ये था, यहां पे इसलिए लिखूं ताकि आपको समझ में आए दिखने में, कि इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, और बाद में निकिल को रखा, और निकिल का एटॉमिक मास होता है बच्चा 58.7। तो बच्चों ये बाद में होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था, तो ये इनका यहां पर फेल हो गया। एक तरीके की फेल नहीं बोल सकते, कमी पकड़ी गई। दूसरी कमी कहां थी? दूसरी कमी है देखो, ऑस्मियम को पहले रखा, ऑस्मियम का एटॉमिक मास 194, और बाद में इरिडियम को रखा। इरिडियम IR सिंबल होता है, इरिडियम, इरिडियम का 192 होता है। आप लिखना है अपने नोट्स में, नोट्स बनाओ तब, ठीक है? अब मुझे बताओ पहले क्या आना चाहिए था? पहले इरिडियम आना चाहिए था, बाद में ऑस्मियम आना चाहिए था, जबकि इन्होंने पहले ऑस्मियम रखा और बाद में इरिडियम रखा। तो ये भी एक कमी थी इनकी पीरियोडिक टेबल में। तो आपको 4 एलिमेंट के नाम याद रखने हैं। किस किस के बीच में कमी थी? कोबाल्ट, निकिल, और किसके बीच में? ऑस्मियम, इरिडियम। कोबाल्ट, निकिल, ऑस्मियम, इरिडियम, इनके बीच में कमियां थी। ये चारों एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि ये कमी थी। एटॉमिक मास ना भी याद करोगे तो चलेगा, नहीं आता एग्जाम में। बस ये याद रखना कि कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में, जबकि रखना चाहिए था निकिल पहले और कोबाल्ट बाद में। दूसरा ये याद रखना कि इनको रखना चाहिए था पहले इरिडियम को और बाद में ऑस्मियम को, जबकि इन्होंने पहले ऑस्मियम धातु को रखा, बाद में इरिडियम को रखा। इनकी दूसरी कमी। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की दोनों कमियां थी। पहली कमी, आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं दे पाए, समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाए। दूसरी कमी आप लिख दो, किस किस के बीच में थी? कोबाल्ट और निकिल धातु के बीच में थी। और ऐसी ही कमी और कहां पकड़ी गई? ऑस्मियम और किसके बीच में? इरिडियम के बीच में। ये लो बच्चों,
ये आपको याद रखनी है। ये कमियां पकड़ी गई और अब इन्हीं कमियों को दूर किया गया था हेनरी मोजले के द्वारा। ये कमियां थी, लेकिन बच्चा अच्छी बात भी थी इनकी पीरियोडिक टेबल की। क्या अच्छी बात? ये वही साइंटिस्ट है, ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में बांट दिया था। आवर्त और समूह बनाने वाले पहले महान वैज्ञानिक थे। पीरियोडिक टेबल का ढांचा तो इन्होंने तैयार कर दिया था। हाँ भाई, ढांचा इन्होंने दे दिया था। देखो ना, ये ढांचा था। फ्यूचर के एलिमेंट्स को पहले से जगह दे दी बच्चों। अब क्या हुआ? अब इनका ही एक स्टूडेंट था हेनरी मोजले। इनकी पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, उन कमियों के ऊपर काम करा और एक नया पीरियोडिक टेबल बना दिया, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो चलिए, अब हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है, लेकिन मुझे पीछे का पूरा हिस्ट्री पढ़ाना पड़ा। इसके पीछे का हिस्ट्री मुझे पढ़ाना पड़ा कि कैसे बनी थी पीरियोडिक टेबल। तो अब किसका समय आया था? अब आया था हेनरी मोजले। कौन थे बच्चों? हेनरी मोजले जी का समय आ गया था। और हेनरी मोजले मेंडलीव के स्टूडेंट थे, मेंडलीव के स्टूडेंट रह चुके थे। अब इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को दूर कर दिया, कमियों को। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उसका नाम रखा गया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे भैया, पीरियोडिक टेबल तो बना दी थी ना मेंडलीव ने, है ना? बस उसी को लंबा खींच दिया था, क्योंकि नए एलिमेंट्स जुड़ गए थे। इसलिए आपसे पूछे किसकी पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं? पीरियोडिक टेबल का बड़ा रूप। किसकी? हेनरी मोजले की। हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं हम? बड़ा रूप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का बड़ा रूप हो गया ये। बड़ा कैसे हो गया? तो जब ये आए थे ना, तब तक तो बता बहुत सारे एलिमेंट्स नए नए खोजे गए थे। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, वो छोटा था। और अब देखो हेनरी, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। और अब देखो आप, ये आपका आज का पीरियोडिक टेबल है। तो ये बड़ा है ना। तो बड़ा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या रखा गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का लंबा रूप, ये लंबा रूप है। और हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? मुझे कोई बच्चा बता सकता है कौन से ईयर में बनाई थी ये पीरियोडिक टेबल? हाँ जी, हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल। इसको हिंदी में क्या लिखोगे? आवर्त सारणी का लंबा रूप, बस ये हिंदी है इसकी। और इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? कुल तत्व कितने हैं? लिख दो, टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व है कितने इनकी पीरियोडिक टेबल में? बच्चों 118। 118 एलिमेंट्स को इन्होंने एक लंबे से पीरियोडिक टेबल में बनाया। उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या आधुनिक आवर्त सारणी। अब इन्होंने कमियों को दूर किया। मुझे बताओ पहली कमी क्या थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की? उनकी कमी थी कि वो एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को रखा। अब इन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा भैया, मैं रख रहा हूं एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा हमें एटॉमिक मास के आधार पर रखना ही नहीं है एलिमेंट्स को, हम तो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखेंगे। ठीक है। 1913 में बनी थी बेटा, ये 13-14 का समय था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो 1913 से 14 का समय था। अब सुनो जो मेरी बात ध्यान से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर पे। लिख दो, इन्होंने तत्वों को उनके उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा। परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा, एटॉमिक नंबर के आधार पे रख दिया। और क्या कहा? इन्होंने कहा कि मोजले जी ने कहा कि मेंडलीव जी ने तो एटॉमिक मास के आधार पे रखा था, मैं अब एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के आधार पे रखूंगा। और इन्होंने कहा कि जो भी कोई एक केमिकल, कोई एक एलिमेंट है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। उसको कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितना लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के आधार पे। तो मुझे बताओ कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें एलिमेंट्स किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे। अब एटॉमिक मास तो इन्होंने यूज ही नहीं किया शब्द, इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट्स को सजा दिया और कहा कोई भी एलिमेंट है उसका केमिकल बिहेवियर एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, उदासीन है, तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसका रासायनिक व्यवहार परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान पे। और इन्होंने बना दी पीरियोडिक टेबल और कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओ। मैंने कहा था जब भी मैं टॉप टू बॉटम शब्द बोलूं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ग्रुप, समूह है। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम समूह की बात करते हैं। और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की बात करते हैं, ये लेफ्ट ये राइट, तो हम किसकी बात करते हैं? हम आवर्त की बात करते हैं, हम पीरियड की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में चाहे आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओ, हमेशा और हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। एटॉमिक नंबर कौन से ऑर्डर में मिलेगा आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा बच्चों। परमाणु क्रमांक हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा आपको। इसका मतलब मैम सबसे ऊपर उस एलिमेंट को रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है जी, फिर नीचे इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। इसका मतलब मैम किसी भी ग्रुप में सबसे ऊपर एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, और किसी भी ग्रुप में सबसे नीचे एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, किसी भी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कम होता है, जबकि राइट साइड में होते हैं उनका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। जी हाँ, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये ग्रुप है, टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम ग्रुप समूह की बात करते हैं। तो ये हाइड्रोजन एक नंबर पे है, फिर देखो 1 3 11 19 है ना, ऐसे 33 55 ऐसे लास्ट में 87 ऐसे चल रहा है। तो इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर, इसका सबसे ज्यादा। अब लेफ्ट से राइट जाओ, देखो लेफ्ट में है लिथियम, फिर बेरिलियम, ये एक पीरियड है, एक आवर्त है, तो यहाँ वाले का सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। जी हाँ, तो इन्होंने मेंडलीव की समस्या को तो दूर ही कर दिया। एलिमेंट्स को किसके आधार पे सजा दिया? एलिमेंट्स को किसके आधार पे रख दिया? तो एटॉमिक नंबर के आधार पे रख दिया। इसीलिए जब आज पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो ना, तो ये नंबर लिखे ना, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये परमाणु द्रव्यमान नहीं है, ये परमाणु क्रमांक है। जबकि बच्चों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो आप देखते हो ना, ये एटॉमिक मास है, क्योंकि हम तो एटॉमिक मास के आधार पे रखा था, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पे रखा था। तो आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में जो ये नंबर लिखे हुए दिखते हैं, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल है। और ये हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें टोटल 118 एलिमेंट है। ये रहा पहला एलिमेंट और ये रहा 118वां एलिमेंट। 118 एलिमेंट है। अब बात करते हैं किसके बारे में? किसको कंफ्यूजन हो रहा है? रोहित वर्मा को किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा, चैप्टर का नाम बायो लिखा हुआ है भाई, क्लास लगाने वाले ना उल्लू हैं। चलो आ जाओ,
लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं। हेनरी मॉसले की पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप्स हैं, कुल कितने समूह हैं? ग्रुप 18 हैं बच्चों, 18 ग्रुप हैं। और अगर आपसे पूछे पीरियड कितने हैं, आवर्त कितने हैं? 7। जबकि बच्चों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे, आप बताओ। हाँ जी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? 8। आवर्त कितने थे? 7। जबकि अब ग्रुप बढ़ के कितने हो चुके हैं? 18। जबकि आवर्त आज भी 7 है बच्चों। आइए आपको दिखाती हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए ग्रुप कैसे काउंट करते हैं, टॉप टू बॉटम। पहला ग्रुप देखो, टॉप टू बॉटम। दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप। आइए पीरियड काउंट करवाती हूँ, आवर्त काउंट करवाती हूँ। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब आप कहोगे नीचे दो क्या है? अरे भाइयों, इस कलर को इस कलर से मैच करो, ये कलर और ये कलर सेम है। हाँ, ये एलिमेंट यहीं से उठाए गए ये छठे आवर्त के एलिमेंट्स हैं, और ये कलर इस कलर से मैच हो रहा है। ये सातवें एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स है सातवें आवर्त के। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल को एक पेज पे बनाना टास्क था। हाँ, ये चैलेंज दिया गया था मौजले जी को कि आपको पीरियोडिक टेबल एक पेज पे बनानी है, दो पेज पे नहीं आनी चाहिए, है ना? तो आप सोचो बच्चों, अगर ये एलिमेंट यहीं होते तो अगले पेज पे चले जाते, ये एलिमेंट भी इसी सातवें आवर्त में रखे जाते तो अगले पेज पे जाती पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को एक ही पेज पे रखने के लिए, बाहर से दिखने में भी सुंदर लगे, है ना, तो उसको क्या, ये इस आवर्त, ये छठा आवर्त है तो छठे आवर्त के 14 एलिमेंट्स को नीचे खिसका के यहां पे रख दिया, और सातवें आवर्त के भी 14 एलिमेंट्स नीचे खिसका के यहां रख दिए गए। ये है, ये छठा आवर्त है, ये सातवां है, इसी के ही है, ये वाले इसी के ही हैं, और ये वाले इसी के ही हैं। इसका मतलब मैम आधुनिक आवर्त सारणी में, मोजले की आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ग्रुप कौन से हैं और पीरियड कौन से हैं। हाँ बताओ। हाँ जी गोविंद, ठीक है, चलो अब हमें ये पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। आइए, ग्रुप और पीरियड की तो बात हो गई है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो हेनरी मॉसले की पीरियोडिक टेबल थी उसमें ब्लॉक कितने थे। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है खंड, कितने खंडों में बटी हुई थी। ठीक है, कितने खंड थे? 4 ब्लॉक थे। ब्लॉक के नाम क्या थे? एस पी डी एफ। क्या क्या नाम थे? एस पी डी एफ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एस कौन सा है, पी कौन सा है, डी कौन सा है, एफ कौन सा है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, मैम एस पी डी एफ नाम क्यों रखा, एबीसीडी क्यों नहीं रखा, एक्ट क्यों नहीं रखा? हो सकता है ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। पहले मैं दिखाती हूँ एस कौन सा है। ये वाला ब्लॉक एस होता है, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक है बच्चों, इतना इतना एस ब्लॉक है। ये वाला पी ब्लॉक है बच्चों, ये वाला इतना, ये पी ब्लॉक है। और ये जो बीच वाला होता है ना, ये डी ब्लॉक होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक। और ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक कहते हैं। फोटो देखते ही समझ में आना चाहिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एस पी डी एफ हो गया, समझ में आ गया। अब बात यह है कि मैम एस पी डी एफ ही नाम क्यों रखे गए बच्चों? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उसका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी सब ऑर्बिट में होता है, उसको उसी ब्लॉक में रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सुनो, 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 क्या, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप इतनी बात तो बेसिक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगी। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s1। तो बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एस वाले, यहाँ पे एस वाले सब ऑर्बिट में आ रहा है, एस वाली शेल में आ रहा है, कक्ष बोल दो, 3D मॉडल में इसको, या 3D मॉडल में आप बोल देते हो सब ऑर्बिट। तो जिस भी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में, जिस ऑर्बिट में आता है, उसको उसी नाम के ब्लॉक में रख दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एस में है तो हाइड्रोजन पक्का एस ब्लॉक में होगा, मैंने कहा ये एस ब्लॉक है तो हाइड्रोजन ये रहा। जैसे कि एग्जांपल और लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे लिखते हैं एल्यूमिनियम को? एल्यूमिनियम को लिखते हैं 1s1 2s2, है ना, 2p 6p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, फिर आता है बच्चा 3s। आप कितने होंगे एल्यूमिनियम का काउंट करना है आपको, 6 2 8 और 1 9, है ना, और 2 10 और 3p में आपका एक बचा 11 12 13, 13 हो गए, 3 6 9 9 10 11 12 13। अच्छा 3s क्या हो गया आपका, मैंने कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब कितने बचे यहाँ पे एल्यूमिनियम में? 1। तो आप देखो एल्यूमिनियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब ऑर्बिट में है? p में है। तो एल्यूमिनियम, इसका मतलब मैम कहां पे रखा जाएगा? एल्यूमिनियम p ब्लॉक में रखा जाएगा। ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, और ये p ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? p ब्लॉक है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, क्लास का फोन आ रहा है, कल की क्लास का फोन आ रहा है, चलो बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, आई मेरी बात समझ में कि मैम एस पी डी एफ ही नाम क्यों पड़े? अब आपके मन में डाउट नहीं है, पी क्यू आर एस हो सकते थे, एबीसीडी हो सकता था, कैसे भी हो सकते थे, ये नाम क्यों पड़े? तो आप क्या करोगे कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में आता है, अगर वो एस में आएगा तो एस ब्लॉक में जाएगा, अगर वो पी में आएगा तो पी में जाएगा, डी में आएगा तो डी में, एफ में आएगा तो एफ में रखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एस में आता है तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है, और एल्यूमिनियम का पी में आता है तो उसको कहां रखते हैं? पी ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है बच्चों, जी मैम आ जाओ। अब ये तो होगी ब्लॉक की बात, ये हटा देते हैं, इसको किसी काम का नहीं है, आपको बाद में पढ़ोगे। अब ब्लॉक कितने हो गए? 4। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, यानी कि एस वाला ब्लॉक है वो कौन कौन से समूह से बना हुआ होता है? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। देखो बच्चों, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को मिला देते हो तो कौन सा ब्लॉक बनता है? एस ब्लॉक बनता है। तो आपसे पूछे एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप हैं? 2। कितने समूह हैं? 2। आ जाओ, अब पूछेगा पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं? पी ब्लॉक कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होता है? तो पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह हैं? पी ब्लॉक शुरू होता है बच्चा 13 से, खत्म होता है 18वें पे। 13वें से शुरू होकर 18वें पे खत्म होता है बेटा। 13 14 15 16 17 18, ये सारे ग्रुप मिलकर पी ब्लॉक बनाते हैं। आप देख लीजिए 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 3 3 6, ये 6 ग्रुप मिलकर पी ब्लॉक बनाते हैं। आप देख लीजिए ये पी ब्लॉक है बच्चों, ये वाला पी ब्लॉक है 13 से लेकर 18। अब देखो एग्जाम में कितने थके हुए क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर पूछता है कि पीरियोडिक टेबल का अंतिम वाला ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है? तो ये पी ब्लॉक है। और ग्रुप कौन सा हो गया आखिरी? 18वां। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है? पहला ग्रुप किसमें? एस ब्लॉक में आता है। अब डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है? डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? बहुत आसान हो जाएगा बेटा, बस मैं बेसिक से चीजें पढ़ा रही हूं सारी। देखो 1 से 2 यहां आ गए,
अब 2 से कितना, तीसरा। 3 से लेकर कहां पे खत्म होता है, 12वें पर। 3 से लेकर 12वें जो ग्रुप है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं, ये देख लो। तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको आप डी ब्लॉक बोलते हो। पीरियोडिक टेबल का बीचों बीच वाला जो ग्रुप होता है उसको जिसमें जो ग्रुप होते हैं उसको आप एक साथ मिला के डी ब्लॉक कहते हो। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे फटाक फटाक आंसर कर दो कि एस ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं, काउंट करके जल्दी जल्दी आंसर करो। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? फटाक से आंसर करो। एस ब्लॉक में समूह की कितनी संख्या है? मैं ग्रुप पूछ रही हूं, अभी एलिमेंट्स नहीं पूछ रही हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में याद करवाऊंगी आपको। जल्दी बताइए। चलिए, एस ब्लॉक में ग्रुप की संख्या कितनी है? 2। एस ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं? 2। पी ब्लॉक में कितने? 13 से 18 कितना होता है? 6। 6 होता है ना? 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 होता है। तो पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 6। डी ब्लॉक में 3 से 12 10 ही होता है। तो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 10। अब आप में से देखो, 10 और 6 16, 16 और 2 18, तो कुल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। ऐसे रहते हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप। अब आपको एफ ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है? अरे थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया, डी ब्लॉक के ही यहाँ के एलिमेंट्स को नीचे खिसकाया गया है और यहाँ के एलिमेंट्स को नीचे खिसकाया गया है, तो ये इसमें कोई अलग से ग्रुप नहीं है। एफ ब्लॉक में ग्रुप यहीं से आए हैं, ये वाला देखो, यहीं के एलिमेंट्स नीचे आए हैं, यहीं के एलिमेंट्स नीचे आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। अब आ जाओ इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक हिंदी में लिखो, एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या कितनी है? ये एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे। 13 होते हैं बच्चों। एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 13 एलिमेंट्स होते हैं। मैम दिखाइए, चलो आपको दिखाते हैं। ये पूरा एस ब्लॉक है, आप काउंट कर लेना आप, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आ जाओ पी ब्लॉक में, आप पूरा आप लिखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, और हिंदी में क्या लिखोगे? पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 37 होती है। पी ब्लॉक में एलिमेंट्स की जो काउंट है, नंबर है, वो कितने हैं? 37 है। मैम एक बार काउंट करवा दीजिए ना। चलिए आपको काउंट करवाते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या है? पी ब्लॉक है, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 हो गया 37। ठीक है, ओके मैम। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ, ये आपको पूरा लिखना है नोट्स बनाने में। नंबर ऑफ, मैं तो समय की बाध्यता है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है? 40 एलिमेंट्स। कितने हैं? 40 एलिमेंट्स, 40 तत्व हैं। मैम नंबर याद कराओ, दिखाओ 40 कहां है। चलो, डी ब्लॉक यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है। पूरी 10 लाइन है, जब एक लाइन में 4 हैं तो 10 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 40। काउंट कर लो, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, तो कितने हो गए डी ब्लॉक में टोटल? 40 एलिमेंट्स। अब आओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? बच्चों 28 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 28। मैम काउंट करवा दीजिए, आ जाइए आपको दिखाते हैं। 14 ये रहे, 14 ये रहे, ये आप काउंट कर लीजिए चाहे। और इन्हीं दोनों लाइन को एक साथ मिलाकर एफ ब्लॉक कहते हैं। ये एफ वाला ब्लॉक है बच्चों। तो देखो कैसे काउंट करना आप, 13 40 37 28। अब आपकी तो गणित अच्छी है, मेरी तो कमजोर हो सकती है, तो जरा बताओ क्या टोटल 118 एलिमेंट हो गए? क्या कुल 118 तत्व हो गए? यस या नो? हो गए होंगे। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स, 4 ब्लॉक, 18 ग्रुप, 7 पीरियड में ऐसे बटे हुए हैं बच्चों, ऐसे बटे हुए हैं। अब कोई आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल पढ़ाना, तब क्या बताओगे? ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी है, ये एफ है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते ये 18 ग्रुप। कोई आपसे पूछे ये 2 लाइन कहां से आई है, तो आप क्या बोलोगे? यहीं से आए हैं। ये लाइन कहां से आई है? यहीं से आई है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स? इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने? कर दोगे? कर दोगे यस या नो? ठीक है, तो अब ये एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां से ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, सारी चीजें मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? अब आप लोगों के कमेंट्स तो आ नहीं रहे कितनी देर से, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो?